हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये हमारा चैप्टर जिसको हम पढ़ रहे हैं। इसमें 11 टर्म्स हम कर चुके हैं। 12th टर्म्स है गेन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इनकम, प्रॉफिट। रूटीन में यही टर्म्स हैं जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वगैरह के लिए यूज होती हैं, लेकिन एक गेन अलग से एक टर्म एक तरह से कॉइन कर दी गई है, जो कि कुछ टिपिकल गेन्स, कैपिटल गेन टाइप का जो नेचर होता है, जैसे किसी चीज को बेच दिया, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब मान लेते हैं उसमें कोई प्रॉफिट हो तो उसको गेन लिख देते हैं। ऐसे अगर हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग लिख दें या इनकम फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग लिख दें तो कुछ गलत नहीं होगा। एक टर्मिनोलॉजी वाली बात है बस, कि इसको हम गेन बोलते हैं बस, और कुछ नहीं है। So its gain means profit other than from operating activities। अब देखो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इस बात पर, कंसेप्चुअल बात है ये। आगे चल के कल को हमें रेशियोज के चैप्टर पढ़ने हैं, नॉट इन 11th, आगे चल के फ्यूचर में। तो बेसिक्स आपके शुरू से क्लियर होने चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है और अदर देन ऑपरेटिंग यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है। मेन डिस्कशन का पॉइंट यही है। अदरवाइज गेन में ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है। जैसे मैंने अभी भी एग्जांपल दिया, आपके पास कोई लैंड है, बिल्डिंग है, कोई इन्वेस्टमेंट है ना। सपोज कंपनी ने शेयर्स खरीदे, ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीद के रखे हैं, उसमें प्रॉफिट हो गया, बेच दिया। सो दैट्स अ गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स या गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इट्स लाइक दैट। नेक्स्ट इज लॉस। 3 मैंने अलग अलग टर्म्स आपको पढ़ाई हैं, प्रॉफिट, इनकम और गेन। लॉस एक ही है। लॉस में एक ही चीज चलती है बस, लॉस। चाहे ऑपरेटिंग लॉस हो, चाहे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो, कुछ भी, एनीथिंग, लॉस इज ए लॉस, बात खत्म। रूटीन में लॉस कब होगा? व्हेन योर एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन रेवेन्यू। कई बार ऐसा होता है, हमने सामान खरीदा 10 लाख का, लेकिन मार्केट क्रैश कर गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, सामान थोड़ा डिफेक्टिव हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम क्या करते हैं, हम उसको थोड़ा सा सस्ते में बेच देते हैं। तो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि हमने 10 लाख में खरीदा और सामान 7 लाख में बेचा हो, 8 लाख में बेचा हो, सो लॉस हो जाएगा। सो व्हेन द कॉस्ट और व्हेन द एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन रेवेन्यू, है ना, व्हेन माई एक्सपेंसेस are greater than revenue, then it is a loss। इसके अलावा और भी लॉस होते हैं, जैसे लॉस ड्यू टू थेफ्ट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब मशीन है, कोई भी एसेट है, कार है या कुछ इस तरह की चीजें हैं जो आप खरीदने के बाद बेचते हो तो लॉस ही होगा, प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। गाड़ी तो खरीदने के 2 घंटे के बाद भी बेचोगे तो लॉस में ही बिकेगी आमतौर पर। ऐसे ही मशीनरीज, फर्नीचर, सिर्फ ये 2-4 चीजें हैं, गोल्ड, बिल्डिंग, लैंड, जो अप्रिशिएट करती हैं, होने पर इनमें भी लॉस हो सकता है, बट आमतौर पर बिल्डिंग, लैंड, गोल्ड, जैसे मैंने कहा, इवन शेयर्स यूजुअली लोग फिर लॉस होता है तो बेचते नहीं, तो इनको बेचने में तो गेन होता है। लेकिन ये जो एसेट्स हैं हमारी रूटीन में जो बिजनेस में यूज होते हैं, जैसे एयर कंडीशनर या कंप्यूटर या फर्नीचर, मशीनरीज, इन सब चीजों को बेचने में तो लॉस ही होता है। तो इन सब लॉसेस को आपको ट्रीट करना है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, फायर, मे बी फ्लडिंग, ऑल काइंड्स ऑफ लॉसेस। We have to treat in accounts all kinds of losses। लॉस को कंसीडर करना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज साल के एंड में आपको कंप्यूट करना है हाउ मच इज योर रियल प्रॉफिट। आपको अपना बिजनेस का रियल गेन, रियल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सो आपको लॉस भी कैलकुलेट करना है। जिन जिन चीजों में लॉस हो उसको भी तो देखना है। 14th इज परचेजेस। देखो, जहां तक परचेज का सवाल है, परचेज में अगर हम पेमेंट के बेसिस पे लगे तो 2 तरह की परचेजेस हो गई, कैश परचेज या क्रेडिट परचेज। अब परचेज क्या है? परचेज है जब हम बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज परचेज करते हैं, जिस चीज को हम बेच रहे हैं, द आइटम विच वी आर डीलिंग विद। ठीक है, अब एग्जाम्पल लो कि मैं पेंट, दीवार पर पेंट करने वाला पेंट बेचता हूं, मेरी शॉप है। तो अगर मैं किसी से पेंट खरीद रहा हूं तो दैट इज माई परचेजेस। आई होप इट इज क्लियर। तो परचेज अगर मैंने हाथ के हाथ पैसे देके लिए सप्लायर से, जिसने भी सामान बेचा, तो दैट इज कैश परचेजेस। और अगर मैंने सप्लायर मेरा जानकार है या रूटीन में मैंने क्रेडिट में ही खरीदा है, मैंने उधार में, बाद में दे दूंगा पैसे, तो दैट इज माई क्रेडिट परचेजेस। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परचेजेस, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। क्लियर? परचेज में हम हो सकता है गुड्स खरीदें और हो सकता है कि हम रॉ मटेरियल खरीदें।
मैंने पहले भी बताया होगा जरूर आपको, गुड्स का क्या मतलब होता है? गुड्स का मतलब होता है वो स्टॉक, वो आइटम जिसको हम बेचते हैं, द आइटम वी आर डीलिंग विद। जैसे मैंने अभी पेंट का एग्जांपल लिया, हो सकता है हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील कर रहे हो सकता है कि हम बाइक्स या स्कूटीज बेच रहे हो, हम मोबाइल्स बेच रहे हो, रेडीमेड गारमेंट्स बेच रहे हो, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स बेच रहे हो, शूज बेच रहे हो, ज्वेलरी बेच रहे हो, कुछ भी। तो जब मैं खरीद कर बेच रहा हूं तो दैट इज गुड्स। और अगर मैं उसको बनाऊंगा, मेरे को फर्नीचर बनाना है, लकड़ी खरीद रहा हूं, तो इसका मतलब वो क्या है? वो जो लकड़ी मैंने खरीदी, दैट वुड परचेज बाय मी इज रॉ मटेरियल। तो इस टर्म से आप फेमिलियर हो जाइएगा, आई होप कि पहले से आपको क्लियर है। रॉ मटेरियल का मतलब होता है वो चीज जिससे हम अपना फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएंगे। अब माना मैं रेडीमेड गारमेंट्स बेच रहा हूं, मैन्युफैक्चरर हूं, तो मैं पहले क्लॉथ खरीदूंगा ना, क्लॉथ खरीदूंगा, उससे फिर मैं कटपट करके सिल विल के स्टिच करके मैं एक ड्रेस बनाकर बेचूंगा। सो दैट क्लॉथ इज माई रॉ मटेरियल। या जैसे मैंने एग्जांपल है, वुड इज माई रॉ मटेरियल फॉर फर्नीचर। ऐसे किसी भी चीज के लिए कुछ भी रॉ मटेरियल हो सकता है जो मैंने लिया, बेसिक रॉ मटेरियल, है ना, और उससे फिर मैंने दूसरी चीजें बनाई। आई होप इट इज क्लियर। नाउ यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप पूरी तरह से कान खोल के सुनिएगा। परचेज उसी चीज की मानी जाएगी जिस चीज को हम सेल करने के लिए या मैन्युफैक्चर करके अल्टीमेटली सेल करने के लिए खरीद रहे हैं। अब एक मैं बहुत टिपिकल एग्जांपल लूंगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हमेशा के लिए क्लियर रहेगा। सपोज मेरी कोचिंग क्लासेस है और मैंने एक एयर कंडीशनर खरीदा, इट इज नॉट ए परचेज। यस, इट इज नॉट ए परचेज, क्योंकि मैं तो कोचिंग क्लासेस देता हूं ना, एसी थोड़ी बेचता हूं। सो दिस इज नॉट अ परचेज। आप क्रोमा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, जैसे हमारे यहां चलती है सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी आपके यहां चलती होगी, A1 इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ भी नाम है। अब सपोज उसने एयर कंडीशनर खरीदे बहुत सारे, 10, 15, 20, उसके लिए ये परचेज है। यानी कि अगर मैंने अपने ऑफिस के लिए कंप्यूटर खरीदा है, मैंने अपने ऑफिस के लिए गाड़ी खरीदी है, मैंने अपने ऑफिस के लिए एसी खरीदा है, फैन खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, कुछ भी खरीदा है, तो वो एसेट है। दैट परचेज इज नॉट ए परचेज बट इट इज एन एसेट। तो परचेज विल बी ट्रीटेड लाइक परचेज ओनली इफ द आइटम इज फॉर रीसेल। यानी मेरा वो बिजनेस है, इन माई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर मेरे रूटीन बिजनेस में मैंने कोई चीज खरीदी है तो उसको परचेज बोलते हैं। आई होप नाउ इट इज क्लियर, ठीक है ना। तो दैट इज गुड्स या फिर रॉ मटेरियल अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो परचेज रिटर्न। अब जिसको मैंने सामान खरीदा, जिस सप्लायर से, कई बार ऐसे भी तो होता है कि रॉन्ग डिलीवरी आ जाती है, चाहिए था कुछ आ गया कुछ और, या क्वांटिटी गलत है, चाहिए था कम आ गया ज्यादा, तो मैं वापस करूंगा उसको, ले भाई डिफेक्टिव निकल गया, वापस करूंगा, ले भाई। So that is my purchase return if the goods are in excess or if they are defective, and it is also known as returns outward। क्योंकि देखो जब परचेज मैंने किया, अब वो वापस जा रहा है, तो दैट इज माई रिटर्न आउटवर्ड। यानी रिटर्न है आउटवर्ड, बाहर जा रहा है, दैट इज माई रिटर्न आउटवर्ड। ये याद करना है। हाँ, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड है। कुछ चीजें तो हमें याद भी करनी होती हैं, पढ़ाई का नाम समझना, लेकिन सिर्फ समझना नहीं, कहीं ना कहीं अपनी मेमोरी में भी डालना होता है चीजों को। तो परचेज रिटर्न का नाम रिटर्न आउटवर्ड है, याद भी रखना है, ठीक है जी। चलो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं हट गया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी आप कमेंट कोई भी अगर करते हैं वीडियो पर अपने डाउट्स का, तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, और लिस्ट ऑफ लेक्चर्स का भी लिंक अवेलेबल है, ताकि आप समझ पाएं कि कौन कौन से वेरियस लेक्चर्स अवेलेबल हैं। वो आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक ले सकते हैं लिस्ट ऑफ लेक्चर्स का। थैंक यू।